सॉरी ये डिटर्मिनेंट की हेल्प से हमने करा था। चलिए जी, अब जरा देखिएगा, ये डिटर्मिनेंट्स की हेल्प से हमने करा ये एक्स वाई जेड, फिर पी वेक्टर के जो कोफिशिएंट्स हैं वो लिखेंगे पी एक्स पी वाई पी जेड, पी एक्स पी वाई पी जेड। अब जब इसको एक्सपेंड करते हैं तो उसमें हमें क्या ध्यान रखना पड़ता है कि ये वाला तो होता है प्लस का, ये वाला होता है माइनस का, और ये वाला होता है प्लस का, प्लस माइनस प्लस, इस तरीके से हम लेते हैं। फिर जब एक्सपेंड करते हैं तो एक्सपेंड कैसे करा जाता है कि पहले लिखेंगे प्लस का आई कैप, प्लस का आई कैप, और फिर ये जिस रो में है, ये आई कैप इस वाली रो में है, इस रो को छोड़ दीजिए, इस वाले कॉलम में इस कॉलम को छोड़ दीजिए, क्या बचा वाई जेड पी वाई पी जेड, तो वाई इंटू पी जेड माइनस जेड इंटू पी वाई, ये हो गया माइनस जे कैप, माइनस जे कैप, तो जे कैप का कॉलम छोड़ दो और रो छोड़ दो, है ना। जे कैप जिस कॉलम में है तो इस वाले कॉलम में कॉलम छोड़ दिया, ये वाला रो छोड़ दिया, तो क्या बचा एक्स जेड पी एक्स पी जेड, ये बचा, तो एक्स इंटू पी जेड माइनस जेड इंटू पी एक्स। याद रहे पहले दिस इंटू दिस माइनस दिस इंटू दिस, ऐसे करते पहले इसको इससे फिर इसको इससे, तो एक्स इंटू पी जेड माइनस जेड इंटू पी एक्स, जेड इंटू पी एक्स। फिर प्लस का के कैप है, तो प्लस का के कैप, अब इस कॉलम को छोड़ दो, इस रो को छोड़ दो, तो क्या बचा एक्स वाई पी एक्स पी वाई, तो एक्स पी वाई और माइनस वाई पी एक्स, एक्स पी वाई माइनस वाई पी एक्स, ये हो गया, ठीक है। अब ये जो एल वेक्टर है, इस एल वेक्टर को क्या बोलेंगे एल एक्स आई कैप, ये जब एल वेक्टर है तो इसको भी तो एक्स वाई और जेड में डिवाइड करेंगे, तो एल एक्स आई कैप प्लस एल वाई जे कैप प्लस एल जेड के कैप, ये हो गया एक ब्रैकेट में डालिए, और ये इस तरफ वाला ये क्या हो जाएगा आई कैप इंटू वाई पी जेड माइनस जेड पी वाई, और ये माइनस जे कैप है इसमें ना माइनस साइन को अंदर ले जाइए, तो ताकि ये प्लस जे कैप बन जाए, ताकि मुझे इसको कंपेयर करने में आसानी रहे, क्योंकि ये भी जे कैप वाला टर्म पॉजिटिव है, तो इसको माइनस को अंदर ले जाए, तो जब अंदर ले जाए तो याद रहे ये नेगेटिव वाला ही पॉजिटिव हो जाएगा, मतलब जेड पी एक्स माइनस एक्स पी जेड प्लस के कैप, इसमें कुछ प्लस है तो इसमें कुछ करने की जरूरत नहीं है, ये हो जाएगा एक्स पी वाई माइनस वाई पी एक्स, ये हो गया, ठीक। अब इसके बाद हम ये कहेंगे कि जब कंपेयर करेंगे लाइक कोफिशिएंट्स को, तो आई कैप का कोफिशिएंट इधर एल एक्स, तो एल एक्स इज इक्वल टू वाई पी जेड माइनस जेड पी वाई। ऐसे ही जे कैप का कोफिशिएंट ये है, इधर जे कैप का कोफिशिएंट है एल वाई इज इक्वल टू जेड पी एक्स माइनस एक्स पी जेड। फिर के कैप का कोफिशिएंट ये, और इधर के कैप का कोफिशिएंट एल जेड इज इक्वल टू एक्स पी वाई माइनस वाई पी एक्स, ये एल एक्स एल वाई और एल जेड। तो इस तरह से एंगुलर मोमेंटम में 3 डायमेंशनल मोशन ये इस तरह से निकाला जाता है। उसके बाद अगला टॉपिक देखिएगा, नेक्स्ट है रिलेशन बिटवीन टॉर्क एंड एंगुलर मोमेंटम। तो टॉर्क और एंगुलर मोमेंटम में रिलेशन देखिए, रिलेशन बिटवीन टॉर्क एंड एंगुलर मोमेंटम। टॉर्क और एंगुलर मोमेंटम में क्या रिलेशन है ये देखिए। तो देखिए हम ये जानते हैं कि जो टॉर्क है, टॉर्क होता है आर वेक्टर क्रॉस एफ वेक्टर, ठीक है। तो टाउ वेक्टर इज इक्वल टू आर वेक्टर क्रॉस एफ वेक्टर, ये इसको इक्वेशन नंबर 1 बोला। एंड एंगुलर मोमेंटम यानी कि एल वेक्टर इज इक्वल टू, अभी अभी करा, आर वेक्टर क्रॉस पी वेक्टर। ये जो आर वेक्टर है ये है हमारा
डिस्टेंस फ्रॉम द एक्सिस ऑफ रोटेशन, परपेंडिकुलर डिस्टेंस है, डिस्टेंस फ्रॉम द एक्सिस ऑफ रोटेशन। जब मैग्नीट्यूड निकालते हैं तब आता है परपेंडिकुलर डिस्टेंस। तो हमने क्या देखा अगर एक्सिस ऑफ रोटेशन से जो डिस्टेंस है उसमें अगर फोर्स को मल्टीप्लाई करते हैं तो इसको क्या बोलते हैं, मूवमेंट ऑफ फोर्स। और अगर इसको जो एक्सिस ऑफ रोटेशन से जो डिस्टेंस है तो उसको लीनियर मोमेंटम से मल्टीप्लाई करते हैं तो कहलाता है मूवमेंट ऑफ लीनियर मोमेंटम, मूवमेंट ऑफ फोर्स, मूवमेंट ऑफ लीनियर मोमेंटम। ये था, दोनों की डेफिनेशन में यही था। तो ये दो हमारी इक्वेशन है, इक्वेशन नंबर 1 और 2। अब हम क्या करेंगे, जो इक्वेशन नंबर 2 है इसको दोनों तरफ डिफरेंशिएट कर देंगे विद रिस्पेक्ट टू टी। तो डिफरेंशिएट इक्वेशन 2, डिफरेंशिएट इक्वेशन 2 विद रिस्पेक्ट टू टी। तो टी के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करेंगे, क्या हो जाएगा, dl वेक्टर बाई dt इज इक्वल टू d बाई dt ऑफ r वेक्टर क्रॉस p वेक्टर, बाई dt ऑफ r वेक्टर क्रॉस p वेक्टर। उसके बाद देखिएगा एक डिफरेंशिएशन का प्रोडक्ट रूल होता है। तो बाई प्रोडक्ट रूल ऑफ डिफरेंशिएशन 827 से बाई प्रोडक्ट रूल ऑफ डिफरेंशिएशन। तो ये प्रोडक्ट है, भले ही क्रॉस प्रोडक्ट हो लेकिन है तो मल्टीप्लिकेशन है। तो उसमें क्या करेंगे हम, ये जो dl वेक्टर बाई dt है इसको तो ऐसे ही लिखेंगे और पहले क्या करेंगे कि एक टर्म एज इट इज दूसरे का डिफरेंशियल प्लस दूसरा टर्म एज इट इज और पहले का डिफरेंशियल। तो ये क्या हो जाएगा, पहले आपने क्या करा कि ये dr वेक्टर है, ऐसे कर दिया dr वेक्टर बाई dt, तो पहले इसको डिफरेंशिएट कर दिया और p वेक्टर एज इट इज लगा। बीच में मल्टीप्लिकेशन के लिए क्रॉस का साइन लगाएंगे क्योंकि क्रॉस प्रोडक्ट है, प्लस उसके बाद क्या करेंगे, उसके बाद r वेक्टर एज इट इज इनटू dp वेक्टर बाई dt। ठीक है, इसको बोल दिया इक्वेशन नंबर 3। ठीक है, अब सवाल ये उठना है कि जैसे मान लीजिए हम डिफरेंशिएशन करते थे, तो डिफरेंशिएशन करते टाइम हम कैसा ध्यान रखते थे कि जैसे मान लीजिए हमारे पास एक फंक्शन fx है और एक फंक्शन gx है ना, ये हमको दे रखा है मान लीजिए y के इक्वल, और हम इसको डिफरेंशिएट करते थे तो हम ये बोल देते थे dy बाई डी एक्स इज इक्वल टू पहले fx एज इट इज और g डैश x का डिफरेंशियल, फिर f डैश x मतलब फिर gx एज इट इज और fx का डिफरेंशियल, हम ये करते थे। तो हमने इसमें क्या करा कि पहले वो वाला फंक्शन लिखा जिसको एज इट इज छोड़ना है, मतलब जिसका डिफरेंशियल नहीं करना। तो पहले fx को मैंने एज इट इज छोड़ा, gx का डिफरेंशियल करा तो g डैश x। फिर क्या करा, ये जो gx है जिसको मुझे डिफरेंशिएट अब नहीं करना है उसको मैंने पहले लिख लिया और f डैश x का डिफरेंशियल कर दिया। ये चीज़ आपको किस लिए बता रहा हूँ, क्योंकि यहाँ पर हमने ऐसा नहीं करा, यहाँ पर हमने r को पहले और p को बाद में ही लिखा रहने दिया। तो पहले इसका डिफरेंशियल करना था तो dr बाई dt लिखा और p वेक्टर को एज इट इज छोड़ा, उसके बाद r वेक्टर को एज इट इज छोड़ा और dp वेक्टर बाई dt करा। तो इसका जो सीधा सीधा रीज़न है वो ये है कि जो क्रॉस प्रोडक्ट है वो एंटी कॉम्यूटेटिव होता है। मैं ऐसा नहीं कर सकता कि इसको p वेक्टर को पहले लिख दूँ और dr बाई dt बाद में लिख दूँ, क्योंकि उसमें क्या होगा कि क्रॉस प्रोडक्ट आपने पलट दिया। फिर क्रॉस प्रोडक्ट अगर पलट देते हैं तो साइन चेंज हो जाता है, माइनस हो जाता है। a वेक्टर क्रॉस b वेक्टर, b वेक्टर क्रॉस a वेक्टर के इक्वल नहीं होता, माइनस b वेक्टर क्रॉस a वेक्टर के इक्वल होता है। और अगर डॉट प्रोडक्ट होता तो कोई प्रॉब्लम नहीं थी, डॉट प्रोडक्ट तो a वेक्टर डॉट b वेक्टर, b वेक्टर डॉट a वेक्टर के इक्वल होता है। तो इस वजह से जो भी करना है, यहाँ पर देख रहे हैं ना डिफरेंशियल वाला बाद में लिखा है, प्रोडक्ट रूल में डिफरेंशियल वाला बाद में लिखा है और जिस फंक्शन को डिफरेंशिएट नहीं करना था उसको पहले लिखा है। तो भाई जब इसको डिफरेंशिएट नहीं करना था तो इसको पहले लिखते हैं, भाई इसको पहले इस वजह से नहीं लिखा क्योंकि क्रॉस प्रोडक्ट है, क्रॉस प्रोडक्ट में पंगा नहीं लेते, जिस फॉर्मेट में लिखा है वैसे ही लिखा नहीं लेते। समझ गए, आगे चलते हैं। अब इसके बाद हम ये कहेंगे कि ये जो dr बाई dt है, dr बाई dt तो पोजीशन वेक्टर है ना, पोजीशन मतलब डिस्प्लेसमेंट, ठीक है, पोजीशन मतलब डिस्प्लेसमेंट। तो डिस्प्लेसमेंट को अगर टाइम से डिवाइड करते हैं तो वेलोसिटी आ जाता है। dr बाई dt हमारे पास v के इक्वल है, ठीक है। तो यहाँ पर देखिएगा dr वेक्टर बाई dt इज इक्वल टू v वेक्टर एंड अब dp वेक्टर बाई dt की बात करेंगे, dp वेक्टर बाई dt इज इक्वल टू d बाई dt ऑफ m v वेक्टर। अब m कांस्टेंट है, इसको बाहर निकालेंगे, m
तो डी वी वैक्टर बाई डी टी, और डी वी वैक्टर बाई डी टी क्या होता है? एक्सेलरेशन, मास इनटू एक्सेलरेशन हो गया, और मास इनटू एक्सेलरेशन फोर्स, ठीक है, तो ये फोर्स हो गया। तो बेसिकली ये जो मैंने लिखा है यहाँ से यहाँ तक, ये कोई नई चीज़ नहीं निकाली है फोर्स वैक्टर, ये कोई नई चीज़ नहीं निकाली है। हम जानते हैं न्यूटन का सेकंड लॉ ऑफ मोशन यही कहता है कि द अप्लाइड फोर्स इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम अपॉन टाइम टेबल, तो ये वही चीज़ है, ठीक है। अच्छा जी, तो ये हमारा एफ वेक्टर के इक्वल आ गया। अब इन वैल्यूज़ को इक्वेशन नंबर 3 में सब्स्टिट्यूट करना है। भाई ऑनलाइन वालों को कहीं कोई प्रॉब्लम आए तो बता देना मेरे को, ठीक है। मेरी आवाज़ आ रही है, कोई प्रॉब्लम तो नहीं है? इतना आई नहीं रही है आवाज़। चलो जी, एक को तो आई। Substitute these values in equation number 3. हाँ? Drawing? अरे ये मेरी बेटी मार्कर उठा कर वो लग जाती है। हाँ जी, हाँ हाँ जी, हाँ जी बोलिए। हाँ जी, ठीक है। तो इन वैल्यूज़ को इक्वेशन नंबर 3 में रखना है। तो डी एल वैक्टर बाई डी टी इज इक्वल टू डी आर बाई डी टी को क्या बोलेंगे? वी वेक्टर क्रॉस पी वेक्टर प्लस आर वेक्टर क्रॉस एफ वेक्टर, ये हो गया। और ये जो आर वेक्टर क्रॉस एफ वेक्टर है इसको टॉ बोल देंगे। डी एल वेक्टर बाई डी टी, इसमें क्या होगा ये देखिएगा, इसको तो लिखेंगे 0, ये तो हो गया 0, और यहाँ बचा आर वेक्टर क्रॉस एफ वेक्टर। अब इसको 0 क्यों लिखा है तो देखिए, वी वेक्टर क्रॉस ई वेक्टर इज इक्वल टू वी वेक्टर क्रॉस एम वी वेक्टर, क्रॉस एम वी वेक्टर। तो अगर मान लीजिए कभी भी कोई दो वेक्टर्स का प्रोडक्ट हो रहा होता है, तो चाहे पहले वाले वेक्टर में कोई कांस्टेंट मल्टीप्लाई हो रहा हो या दूसरे में, उसको निकाल कर बाहर रखा जा सकता है। ये हो जाएगा एम वी वेक्टर क्रॉस वी वेक्टर। और किसी वेक्टर का खुद के ही साथ में अगर क्रॉस प्रोडक्ट करा जाता है तो वो क्या हो जाएगा? वी साइन थीटा। तो खुद के साथ में क्रॉस प्रोडक्ट, यानी कि वेक्टर खुद के साथ ही एंगल क्या बनाएगा? 0 डिग्री, है ना। तो जब वो 0 डिग्री एंगल बनाएगा तो क्या बन जाएगा? साइन 0 0 हो जाएगा। तो हम ये कहेंगे एम इंटू वी साइन 0 एन कैप उसकी डायरेक्शन होगी। तो इसने इसको 0 बना दिया, तो एम इंटू 0 ये 0 हो गया। तो किसी भी वेक्टर का खुद के साथ अगर क्रॉस प्रोडक्ट करते हैं तो वो 0 हो जाता है। किसी भी वेक्टर का खुद के साथ ही डॉट प्रोडक्ट करते हैं तो वो उसका स्क्वायर बन जाता है। अगर मैं वी वेक्टर डॉट वी वेक्टर करता तो वो वी स्क्वायर बन जाता है। क्या होता है वो? वी कॉस 0, और कॉस 0 क्या होता है? 1 होता है, तो वो वी स्क्वायर बन जाएगा। ये 0 हो जाएगा, तो ये 0 हो गया। तो डी एम वेक्टर बाई डी टी इज इक्वल टू आर वेक्टर क्रॉस एफ वेक्टर, क्या हो गया? टाउ वेक्टर। डी एल वेक्टर बाई डी टी इज इक्वल टू टाउ वेक्टर। तो ये हमारा टॉर्क में और एंगुलर मोमेंटम में इन दोनों में रिलेशन है, ठीक है ना। कि अगर हम एंगुलर मोमेंटम का डिफरेंशियल कर दें तो वो टॉर्क के इक्वल आ जाएगा, ठीक है जी। उसके बाद नेक्स्ट है एंगुलर मोमेंटम ऑफ अ पार्टिकल इज इक्वल टू ट्वाइस द प्रोडक्ट ऑफ इट्स मास एंड एरियल वेलोसिटी। ट्वाइस द प्रोडक्ट ऑफ इट्स मास एंड एरियल वेलोसिटी। एरियल वेलोसिटी जानते हैं क्या होता है? नहीं, एक मिनट दीजिए बस।
एरियल वेलोसिटी का मतलब ये है कि एरिया एक वेक्टर की तरह बिहेव करता है। जैसे लेंथ है तो लेंथ जैसे डिस्प्लेसमेंट वेक्टर की तरह बिहेव करती है, ऐसे एरिया भी एक वेक्टर की तरह बिहेव करता है। ठीक है, ये चीज़ शायद आपने पढ़ी नहीं होगी, मैं आपको बताता हूँ कि ये है। हम ये मानकर चलते हैं कि पूरा जो स्पेस है वो ब्रॉडली 3 डायमेंशंस में डिवाइडेड है। 3 डायमेंशन मतलब 3 डायरेक्शंस में डिवाइडेड है, एक एक्स एक्सेस, एक वाई एक्सेस और एक जेड एक्सेस, ये हम मानकर चलते हैं। तो अगर कभी भी हमको एरिया बनाना है तो एरिया बनाने के लिए कोई भी 2 डायमेंशन बहुत होती है। जैसे अगर हमें रेक्टेंगल का एरिया बनाना है तो एक्स एक्सेस और वाई एक्सेस बहुत होती है। ऐसे ही अगर हमको सिलेंडर का एरिया बनाना है तो सिलेंडर के एरिया के लिए एक हाइट की ज़रूरत होती है और दूसरा डायमेंशन रेडियस की ज़रूरत होती है। तो 2 डायमेंशंस हमेशा सफिशिएंट होती हैं। तो हम ये कहेंगे कि जब भी कभी एरिया बनता है तो क्या एरिया कहीं मूव कर सकता है? मूव करेगा तो हम ये कहेंगे कि हाँ बिल्कुल मूव कर सकता है। जैसे मान लीजिए कोई बॉक्स है तो हम ये कहेंगे कि बॉक्स कहाँ पर मूव करेगा। मैं अभी एक चीज़ समझाता हूँ। जब हम ये कहते हैं कि जैसे मान लीजिए ये हमारा हो गया वाई एक्सेस और ये हो गया एक्स एक्सेस और ये जो फ्रंट की तरफ है ये हो गया जेड एक्सेस। ठीक है, एक्स एक्सेस वाई एक्सेस और जो फ्रंट की तरफ है ये हो गया जेड एक्सेस। तो अब अगर हमसे कहें कि एक्स और वाई की हेल्प से एरिया बनाओ तो हमने कहा कि एक्स और वाई प्लेन में, एक्स और वाई की हेल्प से एक्स और वाई प्लेन में एक एरिया बन गया ये। तो हम ये कहेंगे कि अगर ये एरिया एक्स की डायरेक्शन में ही मूव करने लगे तो हम ये कहेंगे कि भाई इसको वेक्टर नहीं कहेंगे, ये तो अपनी लेंथ के अलॉन्ग ही इलोंगेट हो रहा है, लेंथ के अलॉन्ग ही बढ़ता जा रहा है, तो इसको हम वेक्टर नहीं कहेंगे। हम ये कहेंगे वाई के, अगर वाई की डायरेक्शन में बढ़ने लगे तो नहीं, ये तो ब्रेथ के अलॉन्ग जो है इलोंगेट हो रहा है, तो ये इसका मूवमेंट नहीं कहलाएगा। हम ये कहेंगे एक्स और वाई में तो इसकी डायमेंशंस फैली हुई हैं, अगर ये जेड की डायरेक्शन में मूव करने लगे तो हम ये कहेंगे कि हाँ इसका मतलब ये वेक्टर की तरह बिहेव कर रहा है। तो जब भी कभी किसी चीज़ का एरिया जो होता है, एरिया वो 2 डायमेंशंस की हेल्प से बनता है तो वो तीसरी डायरेक्शन की तरफ मूव करता है। अब इसी तरीके से हम ये कहने लगे कि नहीं क्यूबॉइड बनाना है, आपको क्यूबॉइड ये थोड़ा क्यूब जैसे ही हो गया। तो अब आप ये देखिए, अब तो इसमें जेड एक्सेस भी इन्वॉल्व है, तो अब हम ये कहेंगे कि ये वॉल्यूम बन गई पूरी की पूरी। तो जब ये जेड एक्सेस भी इसमें इन्वॉल्व है तो इसको एक्स की डायरेक्शन में मूव करो, तब भी हम कहेंगे हाँ एक्स की डायरेक्शन में मूव हो रहा है, तो लेंथ के अलॉन्ग इलोंगेट हो गया। वाई की डायरेक्शन यानी कि ब्रेथ के अलॉन्ग इलोंगेट हो गया। जेड का मतलब ये है कि तो ब्रेथ की अपनी जो विड्थ, सॉरी जो क्या बोलेंगे इसको, डेप्थ बोल दो या हाइट बोल दो, उसके अलॉन्ग इलोंगेट हो रहा है। तो इसका मतलब क्या है कि जो वॉल्यूम है, वॉल्यूम को कभी भी हम वेक्टर नहीं लेते। लेंथ को वेक्टर लिया जाएगा, लेंथ को वेक्टर लेते हैं, उसको डिस्प्लेसमेंट वेक्टर बोल देते हैं। एक ही डायरेक्शन में लेंथ का बढ़ना है, इसको डिस्प्लेसमेंट, वो डिस्प्लेसमेंट वेक्टर। अच्छा, और जो एरिया है, एरिया को भी हम वेक्टर बोलते हैं। अब अगर एरिया वेक्टर को टाइम से डिवाइड करते हैं, जैसे डिस्प्लेसमेंट को टाइम से डिवाइड कर देते थे तो वेलोसिटी आ जाती थी। अब एरिया वेक्टर को अगर टाइम से डिवाइड कर दिया तो आ जाएगा एरियल वेलोसिटी। ठीक है ना, अगर एरिया को, भाई आपने क्या करा, इस एरिया को आप एक डायरेक्शन में मूव करा रहे हैं, ठीक है, तो एक डायरेक्शन में मूव करा रहे हैं तो इस एरिया का कुछ डिस्प्लेसमेंट होगा, मतलब इस टुकड़े का, ये जो शेड कर रखा है इस टुकड़े का कुछ डिस्प्लेसमेंट होगा, उस डिस्प्लेसमेंट को ही टाइम से डिवाइड करना है, तो वो एरियल वेलोसिटी कहलाती है। समझ गए? तो एरिया इज अ वेक्टर, वॉल्यूम वेक्टर नहीं होता क्योंकि वॉल्यूम की कोई डायरेक्शन हम नहीं मेंशन कर सकते। तो देखिएगा यहाँ पर क्या है, एंगुलर मोमेंटम ऑफ अ पार्टिकल इज इक्वल टू ट्वाइस द प्रोडक्ट ऑफ इट्स मास। किसी भी पार्टिकल का जो एंगुलर मोमेंटम है वो किसके इक्वल होता है? ट्वाइस द प्रोडक्ट ऑफ इट्स मास, मतलब 2m एंड एरियल वेलोसिटी, एंड एरियल वेलोसिटी। तो एरियल वेलोसिटी क्या होगी वो अभी हम डिस्कस करेंगे, ये टर्म आपके लिए नया है इसलिए एक्सप्लेन कर रहे हैं। ठीक है, तो कंसिडर अ पार्टिकल ऑफ मास m रोटेटिंग इन द xy प्लेन, let r vector and r vector plus delta r vector be the position vectors of the particles at instants t and t plus delta t respectively। ठीक है, मैं इस तरफ करके दिखा दूँ। ठीक है, तो देखिएगा यहाँ पर हमने कहा कि ये ऊपर वाला जो है इसको z एक्सिस ले लिया, इसको y एक्सिस ले लिया,
और ये जो फ्रंट वाला है इसको एक्स एक्सिस देंगे, एक्स वाई और जेड, ये हो गया। अब देखिएगा हमने ये कहा है कि एक्स वाई प्लेन में, तो एक्स तो आगे की तरफ है, वाई इस तरफ है, तो ये जो एक्स वाई प्लेन बना है, इस एक्स वाई प्लेन में हमने कहीं कोई एक पॉइंट ले लिया पी। ये पॉइंट पी का मतलब क्या है कि पार्टिकल यहाँ पर रखा हुआ है, अब इसको ओरिजिन से ज्वाइन कर दिया। क्वेश्चन यही बनेगा, देखिए क्वेश्चन यही बनेगा कि शो दैट द एंगुलर मोमेंटम ऑफ पार्टिकल इज इक्वल टू ट्वाइस द प्रोडक्ट ऑफ इट्स मास एंड एरियल वेलोसिटी। ठीक है, तो अब देखिए ये ओरिजिन से इसको ज्वाइन कर दिया, ये हो गया आर वेक्टर, आर वेक्टर हो गया। उसके बाद देखिएगा हमने ये कहा कि अब थोड़ी देर में ये जो पार्टिकल पी था, जो पार्टिकल पी था, पार्टिकल पी यहाँ तक पहुँच गया, क्यू तक पहुँच गया। हमने कहा अच्छा तो क्यू का पोजीशन वेक्टर निकाला, क्यू का पोजीशन वेक्टर कैसे, ओरिजिन से क्यू को ज्वाइन कर दिया। तो पोजीशन वेक्टर में थोड़ा सा बदलाव हुआ, बदलाव कितना, आर प्लस डेल्टा आर वेक्टर प्लस डेल्टा आर वेक्टर, ये हो गया। तो हम ये कहेंगे कि जब भी कभी हम पोजीशन वेक्टर निकालते हैं तो हम ओरिजिन से उस पॉइंट तक जाते हैं। इसका मतलब हमारा डायरेक्शन क्या होगा, ये यहाँ पर डायरेक्शन क्या होगा, ये, ठीक है। तो इसका मतलब ये क्या होगा, पी से क्यू तक इसका डायरेक्शन ये होगा, और इसकी वैल्यू क्या होगी, डेल्टा आर वेक्टर। समझ गए, ये क्या है, ये हेड टू टेल रूल है। हेड टू टेल रूल ये कहता है कि एक पॉइंट पकड़िए और दूसरा पॉइंट पकड़िए और वहाँ से वहाँ तक जाने के जो भी पॉसिबल रास्ते हैं वो पकड़ो, दोनों इक्वल हो गए। तो हम ये कहेंगे कि मैंने तो ओ और क्यू पकड़ लिया, तो ओ से क्यू तक जाने का रास्ता क्या है, आर वेक्टर प्लस डेल्टा आर वेक्टर, और ओ से क्यू तक जाने का दूसरा रास्ता क्या है कि ओ पी प्लस पी क्यू। ठीक है, तो ओ पी प्लस पी क्यू, ये ओ पी आर वेक्टर है, तो ये पी क्यू डेल्टा आर वेक्टर ही होगा, तभी ये आर वेक्टर प्लस डेल्टा आर वेक्टर के इक्वल बनेगा। समझ गए, नहीं समझे? देखो जैसे हम ये कहते थे, ये वही है ट्रायंगल लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन, जिसको हेड टू टेल रूल बोलते थे, कि ये ए वेक्टर है हमारे पास, ये ए वेक्टर है और ये बी वेक्टर है। एक लॉ तो ये होता था पैरेललोग्राम लॉ, इसको पैरेलल यहाँ पर ड्रॉ करा, इसको यहाँ पर पैरेलल ड्रॉ करा, दोनों जहाँ पर इंटरसेक्ट कर गए, दिस इज योर रिजल्टेंट एंड दिस इज इक्वल टू ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर। तो ये होता था। दूसरा ट्रायंगल लॉ जो मैंने यहाँ पर लगाया, क्योंकि यहाँ पैरेललोग्राम बनाते तो वो थोड़ा सा कंफ्यूजिंग हो जाता। तो इसी को दूसरे तरीके से ऐसे कर देते हैं कि ये ए वेक्टर है, ए वेक्टर को छेड़ा नहीं, ऐसे चीज रहने दिया, और जो बी वेक्टर है हम जानते हैं कि किसी भी वेक्टर को पैरेलली कितना भी शिफ्ट करा जा सकता है। ठीक है, तो इसको मैं पैरेलली शिफ्ट करके ले आया ऐसे, मैंने कह दिया ये हो गया बी वेक्टर। ठीक है, और फिर क्या करा, ये हमारा ओरिजिनल पॉइंट था जहाँ से जर्नी स्टार्ट हुई थी, तो यहाँ से यहाँ तक पहुँच गए, तो ये क्या बन गया, ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर। ठीक है, तो कोई दो पॉइंट पकड़िए, कहाँ से कहाँ तक जाना है, यहाँ से यहाँ तक जाना है, तो एक रास्ता तो ये सीधा है, ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर, और एक रास्ता ये है पहले ऐसे जाओ फिर ऐसे जाओ, यानी कि ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर इज इक्वल टू दिस। तो वही चीज़ यहाँ पर हुई है कि आर वेक्टर प्लस डेल्टा आर वेक्टर इज इक्वल टू आर वेक्टर प्लस डेल्टा आर वेक्टर। ये जो पोजीशन वेक्टर में चेंज हुआ है, ये कितने टाइम ड्यूरेशन में हुआ है, डेल्टा टी टाइम ड्यूरेशन में ये चेंज हुआ है, ये मेंशन कर रखा है हमने। अब देखिएगा यहाँ पर इसी चीज़ को जो है पैरेललोग्राम लॉ से भी समझा रखा है, जैसे डॉटेड लाइन ये बना दी यहाँ पर इसके अंदर और ऐसे। ठीक है, हालांकि इसकी ज़रूरत पड़ेगी तो बताता हूँ, वैसे ज़रूरत है नहीं यहाँ पर। इस पॉइंट को, जैसे ये पी है ये क्यू है, इस पॉइंट को आर बोल दिया। ठीक है, उसके बाद अब देखिएगा यहाँ ये जो z एक्सिस की डायरेक्शन है, यहाँ पर मैं लिखूंगा डेल्टा ए वेक्टर। डेल्टा ए वेक्टर, डेल्टा ए वेक्टर का मतलब क्या है कि एरिया का मूवमेंट, एरिया का मोशन, एरिया कहाँ पर मिल रहा है भाई, एक्स ऐसे है आगे की तरफ और वाई ऐसे है। तो ये जो एक्स वाई प्लेन में हमने दिखाया है ना, इसको ये टेढ़ा करके हम दिखा रहे हैं, ये इसका मतलब ऐसे दिखाया है। तो एक्स वाई प्लेन ये है, तो ये वाली चीज़ कहाँ जा सकती है, या तो नीचे जा सकती है या ऊपर जा सकती है, क्योंकि एक्स और वाई तो उसने ले लिया पूरा का पूरा, उसमें तो डायग्राम बन गया। तो वो कहाँ जा सकता है, तो ऊपर या नीचे, यानी कि किस डायरेक्शन में मूवमेंट होगा, एरिया का जेड के डायरेक्शन में। मैं एक्स और वाई प्लेन में बना रहा हूँ, तो उसका मूवमेंट किस डायरेक्शन में होगा, जेड के डायरेक्शन में। तो ये एरिया वेक्टर का डायरेक्शन है ऊपर, जो हमने दिखा दिया है। समझ गए, समझ गए? आगे चलते हैं। इफ v वेक्टर इज द वेलोसिटी ऑफ द पार्टिकल एट पॉइंट p, ठीक है, then the small displacement covered in time delta t may be expressed as delta r vector is equal to v vector delta t। ये कोई नई कहानी नहीं है,
हमें पता है यहाँ पर अभी अभी देखा था कि वी वेक्टर क्या होता है, डी आर वेक्टर बाई डी टी, है ना। वो उसको डी आर और डी टी ना बोलकर डेल्टा आर और डेल्टा टी बोल दो, तो डेल्टा आर वेक्टर इज इक्वल टू हो जाएगा ना वी वेक्टर इंटू डेल्टा टी, ये वही लिख रहा है, डेल्टा आर वेक्टर इज इक्वल टू वी वेक्टर डॉट डेल्टा टी, इक्वेशन नंबर 1। ठीक है, डेल्टा या डी बोलिए एक ही बात है। For completing the parallelogram OPQR, we get OR vector is equal to PQ vector. OR vector is equal to PQ vector is equal to delta R vector. देखिए ये वही बात है ना कि ये वाला वेक्टर जो PQ वेक्टर है इसको पैरेलली शिफ्ट कर दो कहीं पर तो वो सेम रहेगा। ये डेल्टा R है तो ये भी डेल्टा R। एरिया ऑफ द पैरेललोग्राम OPQR इज इक्वल टू एरिया ऑफ द पैरेललोग्राम OPQR, ये कैसे निकलेगा, OPQR इज इक्वल टू हाफ इज इक्वल टू R वेक्टर क्रॉस डेल्टा R वेक्टर। ये चीज समझ में आ गई नहीं, बाकी बच्चे बताए नहीं समझ। ठीक है, जब भी कभी हम क्रॉस प्रोडक्ट करते हैं ना, तो क्रॉस प्रोडक्ट का जो मैग्नीट्यूड आता है वो क्या आता है, वो उस पूरे पैरेललोग्राम का एरिया आता है। ठीक है, क्रॉस प्रोडक्ट का जो मैग्नीट्यूड है वो पूरे के पूरे पैरेललोग्राम का एरिया आ जाता है। क्लियर है? भाई जब भी अगर मान लीजिए मेरे को कोई वेक्टर दे रखे हैं, मान लीजिए ये वेक्टर दे रखा है ए वेक्टर और ये वेक्टर दे रखा है बी वेक्टर, और वो आपसे कहें कि ए वेक्टर और बी वेक्टर की हेल्प से जो पैरेललोग्राम बनेगा उसका एरिया बता दो, तो आप क्या कहेंगे कि ठीक है ये पैरेललोग्राम बन गया। तो ए वेक्टर और बी वेक्टर का क्रॉस प्रोडक्ट कर दीजिए और क्रॉस प्रोडक्ट करके उसका मैग्नीट्यूड निकाल दीजिए, तो जो मैग्नीट्यूड होगा वही उसका एरिया होगा। ठीक है, ये होता है, तो इसका जो मैग्नीट्यूड होता है ना क्रॉस प्रोडक्ट का, वो एरिया ऑफ द पैरेललोग्राम के इक्वल होता है। तो एरिया ऑफ पैरेललोग्राम OPQR इज इक्वल टू आर वेक्टर क्रॉस डेल्टा आर वेक्टर। तो एरिया ऑफ ट्रायंगल OPQ, मैं सिर्फ OPQ ट्रायंगल की बात कर रहा हूँ, तो वो क्या हो जाएगा, वो इसका आधा हो जाएगा। ठीक है, तो एरिया ऑफ ट्रायंगल OPQ इज इक्वल टू हाफ आर वेक्टर क्रॉस डेल्टा आर वेक्टर। चलिए जी, सो डेल्टा ए वेक्टर इज इक्वल टू, सो डेल्टा ए वेक्टर इज इक्वल टू हाफ आर वेक्टर क्रॉस डेल्टा आर वेक्टर, हाफ आर वेक्टर क्रॉस डेल्टा आर वेक्टर। समझ गए? तो डेल्टा ए वेक्टर क्या होगा, XY प्लेन में, XY प्लेन में बनने वाला एरिया यही है, XY प्लेन में बन रहा है ना, तो इसको मैंने ए मान दिया इस एरिया को। तो डेल्टा ए वेक्टर जो है वो डेल्टा ए वेक्टर इतना इसके बराबर। अब क्या कहेंगे, इसकी वैल्यू इज इक्वल टू हाफ और ब्रैकेट में आर वेक्टर क्रॉस डेल्टा आर वेक्टर की जगह क्या लिख रहे थे, वी वेक्टर इनटू डेल्टा टी, ये हो गया। अच्छा, if P is the linear momentum of the particle, then P is equal to mv. P vector is equal to mv vector, और फिर क्या करिए, यहाँ से v वेक्टर की वैल्यू P की टर्म्स में निकाल दीजिए। v वेक्टर is equal to P वेक्टर अपॉन m, तो ये v वेक्टर की वैल्यू होगी P वेक्टर की टर्म्स में। ठीक है, अब समझ गए होंगे ये वैल्यू किस लिए निकाली है, इसको वहाँ सब्स्टिट्यूट करेंगे। तो यहाँ लिख देंगे हम कि डेल्टा ए वेक्टर, इक्वेशन नंबर 2 बोल दिया इसको, देयरफॉर
डेल्टा ए वेक्टर इज इक्वल टू हाफ आर वेक्टर क्रॉस पी वेक्टर अपॉन एम, पी वेक्टर की जगह लिखिए पी वेक्टर अपॉन एम टू डेल्टा टी। ठीक है जी, ये हो गया। अब क्या करेंगे, ये करने के बाद में अब क्या करिए, ये जो डेल्टा टी है ये कांस्टेंट है, ये जो एम है ये कांस्टेंट है, इन दोनों को बाहर निकाल सकते हैं। क्रॉस प्रोडक्ट है ना, तो क्रॉस प्रोडक्ट में मान लीजिए ये डेल्टा टी और एम, ये डेल्टा टी और एम, ये मान लीजिए इसमें मल्टीप्लाई हो रहा हो, तो डेल्टा टी इधर मल्टीप्लाई हो रहा है और एम से यहाँ डिवाइड हो रहा है, तो दोनों कांस्टेंट है, उनको हम बाहर निकाल सकते हैं। तो हमने क्या करा, डेल्टा ए वेक्टर इज इक्वल टू 1/2 तो है ही, डेल्टा टी एक कांस्टेंट है, ठीक है, क्योंकि इस पर कोई वेक्टर का साइन नहीं, और एम एक कांस्टेंट है, इसको बाहर निकाल दिया, तो ब्रैकेट में क्या बचा, आर वेक्टर क्रॉस पी वेक्टर। अभी जो डेल्टा टी है इसको इधर ले जाओ, तो डेल्टा ए वेक्टर अपॉन डेल्टा टी क्या हो गया, एरिया वेलोसिटी, ठीक है, इज इक्वल टू 1/2m इंटू आर वेक्टर क्रॉस पी वेक्टर, 1/2m आर वेक्टर क्रॉस पी वेक्टर। अब ये जो आर वेक्टर है, आर वेक्टर क्रॉस पी वेक्टर, ये क्या होता है, एंगुलर मोमेंटम। तो डेल्टा ए वेक्टर अपॉन डेल्टा टी इज इक्वल टू 1/2m और एल वेक्टर, ये हो गया। हाँ जी, क्वेश्चन में इसमें ये जो टॉपिक है इसमें क्या करना था, एंगुलर मोमेंटम ऑफ अ पार्टिकल, एंगुलर मोमेंटम ऑफ अ पार्टिकल इज इक्वल टू द प्रोडक्ट ऑफ इट्स इज इक्वल टू ट्वाइस द प्रोडक्ट ऑफ इट्स मास, ट्वाइस द प्रोडक्ट ऑफ इट्स मास एंड एरियल वेलोसिटी। ठीक है, तो क्या हो जाएगा, एल वेक्टर इज इक्वल टू 2m इंटू डेल्टा ए वेक्टर बाई डेल्टा टी। ये क्या हो गया, एंगुलर मोमेंटम इज इक्वल टू ट्वाइस द पार्टिकल्स मास इंटू एरियल वेलोसिटी। What is the product of its mass into aerial velocity? बता दीजिए भाई, ये सभी को डेरिवेशन क्लियर है कि नहीं, ऑनलाइन वाले बच्चे भी बता दें, सबको क्लियर है। इसके बाद जो है एक लास्ट लाइन देखिएगा, पेज नंबर 28 पर जाइए, एक लास्ट लाइन देखिएगा। So angular momentum of a particle is equal to twice the product of its mass into aerial velocity, है ना, ये तो हमने लिखी, twice the product of its mass into aerial velocity। फिर अगली जो लाइन है वो देखिए, वो क्या है, where delta a vector by delta t is the area swept out by the position vector per unit time and is called the aerial velocity of the particle। तो ये एरिया स्वेप्ट है, कैपलर लॉ याद है कुछ प्लैनेटरी मोशन का, ग्रेविटेशन में है इस बार सिलेबस में, वो तो तुम्हारे यहाँ तो करवाया गया, सिलेबस में है नहीं है। तो कैपलर लॉ जो है वो ये कहता है, बताता हूँ आपको, कैपलर का सेकंड लॉ। अगला जो क्वेश्चन है ना पेज नंबर 29 पर, वो इसी डेरिवेशन से निकला है। अब जरा एक चीज़ बताऊँगा इसमें, कैपलर ने ये कहा था, जैसे न्यूटन है ना, तो न्यूटन ने ये कहा था कि जितने भी प्लैनेट्स हैं ना, सन तो बीच में रहता है, सर्कुलर ऑर्बिट्स में वो रिवॉल्व करते हैं, तो सन तो बीच में रहता है, उनके चारों तरफ चक्कर काटते रहते हैं सारे प्लैनेट्स। कैपलर ने ये कहा था कि जितने भी प्लैनेट्स हैं वो सब के सब एलिप्टिकल पाथ में गोल गोल घूमते रहते हैं, और सन जो है, सन दोनों में से एलिप्स के दो फोकस होते हैं। फोकस का मतलब क्या है कि फोकस का मतलब ये, जैसे कि हमारे पास एक सर्कुलर डिस्क है, तो सर्कुलर डिस्क जो है ये है, और मान लीजिए काफ़ी हैवी है ये इसका सेंटर ऑफ मास हो गया है ना, तो इस जगह से अगर आप इसको पकड़ देंगे तो ये स्टेबल रहेगी, आपको कोई ज़्यादा ताकत लगाने की जरूरत नहीं पड़ेगी।
और आपसे ये कहा जाए कि सर्कुलर डिस्क इसको कोने से पकड़ो, फॉर एग्जांपल ये मोबाइल फ़ोन है, इस मोबाइल फ़ोन को आप क्या कंफर्टेबली पकड़ सकते हो इस कोने से? आपको ना ताकत लगानी पड़ेगी ताकि ये स्टेबल रहे। हाँ, ये इसका सेंटर ऑफ मास है, बीच में से पकड़ लो बड़े आराम से, तो आराम से आपको ज़्यादा फोर्स लगानी नहीं पड़ेगी। तो हम ये कहते हैं कि जब भी किसी भी चीज़ को होल्ड करना है तो वो उसके सेंटर ऑफ मास से होल्ड करा जाए, ठीक है, तो वो स्टेबल रहेगा, कहीं इधर उधर नहीं जाएगा। तो इसी तरीके से किसी भी चीज़ को अगर हम होल्ड करते हैं तो उसको ऑप्टिकल फिजिक्स की टर्म्स में फोकस बोल देते हैं उसका, जिसको हम सेंटर ऑफ मास बोल रहे हैं ना, उसको ऑप्टिकल फिजिक्स, मतलब ये चश्मा वगैरह जो आप लगाते हैं ना, तो उसमें उसको फोकस बोल देते हैं। ये 10th क्लास में आपने करा भी है, रिफ्लेक्शन में रिफ्लेक्शन, तो वो फोकस होता है। अच्छा, अब आप ये देखिएगा कि ये एलिप्स जो है ये क्या है, इसका एक एग्जाम्पल देखें तो अंडा, एग है ना, तो एग जो है जैसे सर्कल है, तो सर्कल का तो सेंटर ऑफ मास और फोकस वो सब उसका सेंटर हो गया, सर्कल का सेंटर, ठीक है। लेकिन जो एलिप्स है यानी कि जो एग है उसका फोकस क्या होगा भाई, उसको इधर से पकड़ो नहीं पकड़ सकते, फिसल के गिरेगा, बीच में से पकड़ो तो भी गिरेगा, मतलब वो स्टेबल नहीं रह सकता, अनस्टेबल इक्विलिब्रियम में वो रहेगा। आपने कहा नहीं मैं तो किसी भी तरह से जुगाड़ करके मैं रोक दूंगा उसको, हाँ ठीक है रोक तो दोगे, ठीक है, लेकिन वो अनस्टेबल इक्विलिब्रियम क्या रहेगा। स्टेबल इक्विलिब्रियम ये है कि एक फोकस यहाँ होता है, एक फोकस यहाँ होता है, यहाँ से फिक्स कर दीजिए 2 पॉइंट, अब ये कहीं मूव नहीं करेगा। इसका दूसरा एग्जाम्पल ये भी है एलिप्स का कि रेक्टेंगुलर शेप का जो टॉप होता है डाइनिंग टेबल का, वो आपने काफ़ी देखे होंगे, ठीक है, और ओवल शेप के भी काफ़ी आते हैं, कांच के बने रहते हैं बड़े सुंदर सुंदर, तो वो ओवल शेप के होते हैं। तो उसमें क्या होता है, उसमें भी ये 2 पॉइंट्स होते हैं जहाँ पर नीचे जो लेग्स हैं उसके फिक्स करे जाते हैं, ठीक है, रिमूवेबल होते हैं हालांकि वो, तो वो इसी वजह से, क्योंकि थोड़ा भी आगे पीछे करेंगे तो वो जरा सा भी इधर उधर लोड पड़ा तो वो कांच नीचे गिरकर टूट जाता है। तो वो जो 2 पॉइंट्स हैं वो फोकस होते हैं। तो एलिप्स जो है, एलिप्स के 2 फोकस होते हैं, एक ये और एक ये। कैप्लर ने ये कहा था कि भैया न्यूटन जी आपने तो ये कहा है कि सन यहाँ पर है और सारे के सारे प्लैनेट्स यहाँ पर ऐसे रिवॉल्व कर रहे हैं। कैप्लर ने कहा कि नहीं, सन भी घूमता है इधर से उधर जाता है, ठीक है। तो न्यूटन ने तो ये कहा ना सन का कहीं कुछ अता पता नहीं है, अर्थ चक्कर काटती है, इस वजह से सूर्यास्त और सूर्योदय होता है, यही है ना कि अर्थ चक्कर काटती है। लेकिन कैप्लर ने कहा नहीं, सूरज भी जाता है, सूरज भी तो एक बॉडी है, वो भी घूमेगा। तो उसका ये कहना था कि कभी तो वो यहाँ पर इस वाले फोकस पर जाता है और कभी वो एकदम से यहाँ शिफ्ट कर जाता है सन, ठीक। अच्छा, तो सन रिमेन्स एट वन ऑफ द 2 फोकाई, फोकस की जैसे रेडियस की प्लूरल फॉर्म रेडियाई होती है, ऐसे फोकस की प्लूरल फॉर्म फोकाई होती है। ये सन जो है दोनों में से किसी एक फोकस पर रहता है। उसने कहा कि जब प्लैनेट्स यहाँ पर होते हैं ना और नज़दीक होते हैं, मतलब सन अगर मान लीजिए यहाँ पर है, तो जब ये यहाँ पर होते हैं बड़ी तेज़ी से भागते हैं, बहुत तेज़ी से भागते हैं, मतलब फटाफट से ये यहाँ से और इस सेंटर से निकालते हैं डिस्टेंस, सन के सेंटर से किसी भी प्लैनेट का डिस्टेंस यहाँ से यहाँ तक, ये बहुत तेज़ी से ये डिस्टेंस कवर करते हैं। तो आपने कभी नोटिस करा है कि दिन के किसी भी टाइम पर टाइम बड़ी तेज़ी से भाग रहा हो? आप नहीं होता, एक जैसी ही स्पीड है टाइम की, है ना। 1 घंटा जैसा सुबह होगा 1 घंटा वैसे ही शाम को होगा। हाँ, इतना ज़रूर है कि जब आप स्कूल के लिए तैयार होते हैं यार ये 1 घंटा बड़ी जल्दी निकल गया, पता नहीं चला, वो इस वजह से क्योंकि हम थोड़ा आलस में रहते हैं उस टाइम, ठीक है, वो चीज़ है और कुछ नहीं है। और वही सन इज़ द अल्टीमेट सोर्स ऑफ एनर्जी, क्योंकि सूरज ढंग से निकला नहीं है, जब सूरज निकलता है तो वही एनर्जी प्रोवाइड भी करता है, ठीक है। वो पूरा लंबा प्रोसेस है उसका, वो फोटोसिंथेसिस बना, ये फोटोसिंथेसिस सनलाइट होने पर ज़्यादा होगा तो ज़्यादा ऑक्सीजन प्रोड्यूस होगी, ज़्यादा ऑक्सीजन प्रोड्यूस होगी तो हमको बढ़िया सांस मिलेगी, तो हम बहुत एनर्जेटिक फील करते हैं। ये फैक्ट है, बायोलॉजिकल फैक्ट है। अच्छा, अब हमने ये कहा कि कैप्लर ने ये कहा कि नहीं, यहाँ जब ये नज़दीक होते हैं ना प्लैनेट, चाहे वो अर्थ ही क्यों ना हो, बड़ी तेज़ी से भागता है ना, और जब दूर होता है तो बड़ा धीरे धीरे। तो ये कहा गया, मान लीजिए यहाँ से यहाँ तक आने में उसको टाइम लगा डेल्टा टी, वो डेल्टा टी हो सकता है 4 घंटे हो, 5 घंटे हो, कुछ भी हो। तो हम ये कहेंगे कि जब वो दूर होगा ना तो तब भी अगर यहाँ से यहाँ तक वो 4 घंटे भी ट्रैवल कर रहा है, मतलब डेल्टा टी टाइम ले रहा है, तो ये जो एरिया स्वेप्ट होगा ना, दिस एरिया स्वेप्ट विल बी इक्वल। समझ गए? कैप्लर ने ये कहा था कि एरिया स्वेप्ट विल बी इक्वल, वो कहीं पर भी किसी भी जगह पर हो, बस टाइम ड्यूरेशन सेम होना चाहिए। अगर वो 2 घंटे में यहाँ से यहाँ जा रहा है तो एरिया निकालेंगे सन से उसका, है ना, तो वो जो एरिया स्वेप्ट है, और अगर वो 4 घंटे में यहाँ से यहाँ तक जा रहा है तो एरिया स्वेप्ट, ये दोनों ही एरिया इक्वल हो, ये उसने कहा। तो कैप्लर का लॉ इसको यूज़ करके, एंगुलर मोमेंटम के कॉन्सेप्ट को यूज़ करके क्या हम प्रूव कर सकते हैं अगली क्लास में बताऊँगा, ठीक है। और दोनों ही लॉज जो हैं वो ना तो न्यूटन कैप्लर को गलत साबित कर पाया और ना कैप्लर न्यूटन को गलत साबित कर पाया। कैप्लर के लॉ यूज़ करके न्यूटन ने अपने लॉ भी डिराइव कर दिए थे, और न्यूटन के लॉ यूज़ करके कैप्लर ने अपने लॉ डिराइव कर लिए थे, तो अल्टीमेटली दोनों ने हाथ मिला लिया था, ठीक है ना।
तो जब जिस चीज़ की ज़रूरत पड़ती है तब वो चीज़, तब मान लिया जाता है कि वो एलिप्टिकल ऑर्बिट्स है, और जब जिस चीज़ की ज़रूरत पड़ती है तब मान लिया जाता है कि भाई वो सर्कुलर ऑर्बिट्स है, तो कभी न्यूटन तो कभी कैप्लर। ठीक है, वैसे मुझे लग रहा है कि सिलेबस में से हटा दिया था ये, मैं चेक करूँगा।